जय जगन्नाथ। सुधांशु सर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पर। मतलब ये जो दुनिया आज इतनी जुड़ी हुई लगती है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी एक कहानी है ना? बिल्कुल, और ये कहानी काफी लंबी और दिलचस्प है। कैसे व्यापार, लोगों का आना जाना, पैसे का लेन देन, इन सब ने मिलकर इसे आज का रूप दिया। हाँ, तो हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख और स्टडी मटेरियल हैं, खासकर 19वीं सदी और उसके आसपास के समय के। आज हम इन्हीं से कुछ खास बातें निकालकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्लोबल दुनिया की नींव कैसे पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और अगर श्रोताओं को ये चर्चा अच्छी लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो अक्सर हम ये ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनते हैं और सोचते हैं कि ये शायद पिछले 50 साल की ही बात है। हाँ, लगता तो यही है, पर असल में दुनिया का आपस में जुड़ना तो हजारों साल पुराना है। सोचिए, प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री। हाँ, वो सब ज्ञान की तलाश में या नए अवसरों के लिए या कभी कभी उत्पीड़न से बचने के लिए भी लंबी लंबी यात्राएं करते थे। और अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि पैसा, अपने मूल्य, हुनर, नए नए विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी ले जाते थे। ओ हाँ, बीमारियां भी। बिल्कुल। जैसे 3000 ईसा पूर्व में भी सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री व्यापार था पश्चिम एशिया के साथ। 3000 ईसा पूर्व, कमाल है। हाँ, और वो जो कौड़ियां होती थी मालदीव की, वो पैसे की तरह इस्तेमाल होती थी और चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती थी। मतलब नेटवर्क तो बहुत पुराना है। और सिल्क रूट, उसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ रेशम के लिए नहीं थे। चीन के मिट्टी के बर्तन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, मसाले, ये सब इन्हीं रास्तों से दुनिया भर में फैलते थे। और बदले में यूरोप से सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं एशिया आती थी। मतलब व्यापार और संस्कृति हमेशा साथ साथ चलते थे, हमेशा। देखिए ना, शुरू के ईसाई मिशनरी, फिर कुछ सदियों बाद मुस्लिम प्रचारक, वो भी शायद इन्हीं रास्तों से एशिया आए। और इनसे भी बहुत पहले बौद्ध धर्म भी तो सिल्क रूट से ही फैला था, पूर्वी भारत से निकलकर। अच्छा, खाने पीने की चीजों का सफर भी तो इसी से जुड़ा है। हाँ, वो भी एक मजेदार कहानी है। जैसे कहते हैं कि नूडल्स चीन से पश्चिम गए और स्पेगेटी बन गए, या शायद अरब व्यापारी पास्ता को सिसिली ले गए थे 5वीं सदी में। और हमारे रोजमर्रा के खाने की चीजें, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सब तो मतलब 5 सदी पहले तक हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं थे। बिल्कुल, ये सब तो तब यूरोप और एशिया पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की तथाकथित खोज की। आलू वाली कहानी तो मैंने सुनी है। उसके आने से यूरोप में गरीबों को बहुत फायदा हुआ है ना? हाँ, बेहतर खाना मिला, लोग ज्यादा जीने लगे। लेकिन फिर आइलैंड में वो निर्भरता बहुत ज्यादा हो गई, और जब 1840 के दशक में बीमारी से आलू की फसल बर्बाद हुई, तो लाखों लोग भुखमरी से मर गए। एक फसल पर इतनी निर्भरता, हम्म, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, फिर 16वीं सदी आई, जब यूरोपीय नाविकों ने एशिया के समुद्री रास्ते खोज लिए और अमेरिका तक भी पहुंच गए। कहते हैं दुनिया जैसे सिकुड़ गई। हाँ, उससे पहले हिंद महासागर व्यापार का केंद्र था और भारत उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। सही कहा। यूरोपीय लोगों के आने से ये सारा प्रवाह जो था वो यूरोप की तरफ मुड़ने लगा, और अमेरिका से जो कीमती धातुएं मिली, खासकर पेरू और मेक्सिको की खानों से चांदी, उसने यूरोप की दौलत बढ़ा दी और एशिया के साथ व्यापार को फाइनेंस किया। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका पर जो पुर्तगाली और स्पेनिश जीत हुई, वो सिर्फ बेहतर हथियारों की वजह से नहीं थी। हाँ, आपने पहले बीमारियों का जिक्र किया था, चेचक। हाँ, चेचक जैसे कीटाणु, वो उनका सबसे शक्तिशाली हथियार साबित हुए। क्योंकि अमेरिका के मूल निवासी हजारों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग थे, तो उनमें यूरोप से आई इन नई बीमारियों के खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी थी ही नहीं। तो क्या हुआ? चेचक ने तो वहां पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर पूरी की पूरी आबादियों को खत्म कर दिया। इसने यूरोपीय लोगों के लिए जीत का रास्ता बहुत आसान बना दिया। मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर थे जॉन विंथ्रोप। उन्होंने तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद तक कह दिया था। ये तो भयानक है। मतलब जीत हथियारों से ज्यादा बीमारी से मिली। एक तरह से कह सकते हैं। और फिर यूरोप से हजारों लोग अमेरिका क्यों जाने लगे? क्योंकि यूरोप में उस समय गरीबी थी, भुखमरी थी, शहर बहुत भीड़ भरे थे, बीमारियां थीं, धार्मिक लड़ाइयां थीं। तो बेहतर जीवन की तलाश में लोग अमेरिका चले गए। हाँ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि चीन और भारत जैसे देश, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर माने जाते थे, वो पिछड़ने लगे, और विश्व व्यापार का जो केंद्र था वो पश्चिम की ओर, मतलब यूरोप की ओर खिसक गया। तो ये थी 19वीं सदी से पहले की कहानी।
अब आते हैं 19वीं सदी पर, जिसने कहते हैं समाजों को बहुत गहराई से बदल दिया। अर्थशास्त्री इसमें 3 तरह के प्रवाह या फ्लोज की बात करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इस सदी में दुनिया और कैसे जुड़ी। पहला प्रवाह है व्यापार का प्रवाह, फ्लो ऑफ ट्रेड। इसमें मुख्य रूप से चीजों का व्यापार था, जैसे कपड़ा या गेहूं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है श्रम का प्रवाह, फ्लो ऑफ लेबर, मतलब लोगों का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन जिसे कहते हैं। और तीसरा? तीसरा है पूंजी का प्रवाह, फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी लंबी दूरी पर पैसा लगाना, निवेश करना, चाहे कम समय के लिए हो या लंबे समय के लिए। और ये तीनों प्रवाह मतलब ट्रेड, लेबर और कैपिटल, ये आपस में जुड़े हुए थे? हाँ, बहुत गहरे जुड़े हुए थे और इन्होंने लोगों की जिंदगी पर पहले से कहीं ज्यादा असर डाला। जैसे ब्रिटेन में कॉर्न लॉस का हटना एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो कानून जिनसे सरकार मकई के आयात पर रोक लगा सकती थी। बिल्कुल। जब उद्योगपतियों और शहरों में रहने वालों के दबाव में ये कानून हटाए गए, तो ब्रिटेन में बाहर से खाना मंगाना देश के अंदर उगाने से सस्ता हो गया। तो फिर ब्रिटेन के किसानों का क्या हुआ? उनकी हालत खराब हो गई, वो आयातित अनाज का मुकाबला नहीं कर सके। बहुत सारी जमीनें खाली छोड़ दी गईं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। वो या तो शहरों की तरफ गए या फिर देश छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर चले गए। अच्छा। और ब्रिटेन में जब खाना सस्ता हुआ तो वहां खपत बढ़ी होगी? हाँ, खपत बढ़ी और क्योंकि औद्योगिक विकास भी हो रहा था, लोगों की आय भी बढ़ रही थी, तो खाने का आयात और ज्यादा होने लगा। तो इस मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर में खेती बढ़ी? बिल्कुल। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर बड़े पैमाने पर जमीनें साफ की गईं और खाद्य उत्पादन बढ़ाया गया। अब इसके लिए क्या चाहिए था? खेतों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे। हाँ, रेलवे चाहिए, नए बंदरगाह बनाने पड़े होंगे। सही। और फिर इन नई जमीनों पर लोगों को बसाना भी पड़ा। इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए था, यानी पूंजी। वो कहां से आई? लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स से। और मजदूर? जहाँ खेती बढ़ रही थी वहां लोग भी तो चाहिए थे। बिल्कुल। जहां मजदूरों की कमी थी, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहां लोगों की मांग बढ़ी। इससे और ज्यादा लोग प्रवास करने लगे। जरा सोचिए, 19वीं सदी में करीब 5 करोड़ लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और पूरी दुनिया का अनुमान है कि लगभग 15 करोड़ लोगों ने बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घर छोड़े, महासागर पार किए। इसी सिलसिले में भारत से गिरमिटिया मजदूरों की बात आती है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों भारतीय और चीनी मजदूर दुनिया भर में बागानों में, खदानों में और सड़क और रेलवे बनाने के काम के लिए गए। भारत में ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे, कहाँ से आते थे? ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे जिलों से थे। ये वो इलाके थे जहां कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का किराया बढ़ रहा था, लोग कर्ज में डूबे हुए थे और काम की तलाश में कहीं और जाने को मजबूर थे। और इन्हें कहाँ ले जाया जाता था? इनके मुख्य ठिकाने थे कैरिबियाई द्वीप जैसे त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम, मॉरिशस और फिजी भी बहुत लोग गए। तमिल प्रवासी सीलोन यानी श्रीलंका और मलाया गए। असम के चाय बगानों के लिए भी भर्ती हुई थी। और ये जाते कैसे थे? क्या शर्तें होती थी? एजेंट होते थे जो भर्ती करते थे। वो अक्सर झूठी जानकारी देते थे कि कहाँ ले जा रहे हैं, कैसा काम होगा। कभी कभी तो जबरदस्ती भी लोगों को पकड़ लिया जाता था। इन्हें एक अनुबंध यानी अग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, जिसमें आमतौर पर यह वादा होता था कि 5 साल काम करने के बाद वो भारत लौट सकेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता था? वहाँ हालात कैसे थे? नहीं, वहां पहुंचने पर मजदूरों को पता चलता था कि हालात उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। काम करने की स्थितियां बहुत कठोर थीं और उनके कानूनी अधिकार लगभग ना के बराबर थे। इसे कई लोगों ने नई दास प्रथा भी कहा। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन क्या इन मजदूरों ने वहाँ अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बनाए रखा? हाँ, उन्होंने मुश्किल हालात में जीने के अपने तरीके खोजे, अपनी अलग अलग संस्कृतियों को मिलाया भी। जैसे ट्रिनिदाद में होसे नाम का एक सालाना जुलूस निकलता था, मुहर्रम का। उसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। अच्छा। और चटनी संगीत का भी जिक्र आता है। हाँ। वो भी ट्रिनिदाद और गुयाना में लोकप्रिय हुआ। ये भारतीय और कैरिबियाई संगीत का मिश्रण था। देखिए, वीएस नायपॉल जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक या शिव नारायण चंद्रपॉल जैसे क्रिकेटर, ये सब उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। ये जानना दिलचस्प है। ये प्रथा कब खत्म हुई?
भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका विरोध किया और आखिरकार 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। अच्छा, इस पूरे बदलाव में मतलब 19वीं सदी के वैश्वीकरण में तकनीक की क्या भूमिका थी? बहुत बड़ी भूमिका थी। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, इन आविष्कारों के बिना 19वीं सदी में आए बदलावों की कल्पना करना भी मुश्किल है। उपनिवेशवाद ने भी इसमें मदद की होगी। हाँ, उपनिवेशवाद में परिवहन में नए निवेश और सुधारों को बढ़ावा दिया। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, हल्के वजन वाले डिब्बे और बड़े जहाजों ने भोजन को दूर के खेतों से अंतिम बाजारों तक सस्ता और तेजी से पहुंचाने में मदद की। वो मांस के व्यापार वाला उदाहरण बड़ा सटीक लगता है। बिल्कुल। पहले जानवरों को जिंदा ही अमेरिका से यूरोप भेजा जाता था। रास्ते में बहुत से जानवर मर जाते थे, वजन कम हो जाता था, बीमार पड़ जाते थे। मांस महंगा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। फिर रेफ्रिजरेटेड जहाज आए। हाँ, रेफ्रिजरेटेड जहाजों के आने के बाद ये संभव हुआ कि जानवरों को शुरुआत में ही अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ही मारकर उनके मांस को जमा कर यूरोप भेजा जाए। इससे जहाजी खर्चा बहुत कम हो गया। यूरोप में मांस की कीमतें गिर गईं। और गरीबों के भोजन में भी विविधता आई, बेहतर जीवन स्तर बना। सही, लेकिन जैसा आपने कहा, इस विस्तार का एक स्याह पहलू भी था। देर 19वीं सदी का उपनिवेशवाद। हाँ, व्यापार बढ़ा, बाजार फैले, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसका मतलब था स्वतंत्रता और आजीविका का झंझाना। बिल्कुल। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका और एशिया के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनके संसाधनों का बेरहमी से शोषण किया। 1885 में तो बर्लिन में बड़ी यूरोपीय ताकतों की बैठक हुई और उन्होंने अफ्रीका का नक्शा सामने रख के रूलर से लाइनें खींच के आपस में बांट लिया। ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, और अफ्रीका में रिंडर पेस्ट यानी मवेशी प्लेग का फैलना उपनिवेशवाद के विनाशकारी प्रभाव का एक और उदाहरण है। ये बीमारी कैसे फैली? ये बीमारी 1880 के दशक के आखिर में अफ्रीका पहुंची। ये उन संक्रमित मवेशियों से आई जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे ताकि वहां लड़ रहे इटालवी सैनिकों को खिलाया जा सके। और फिर ये बीमारी जंगल की आग की तरह फैली, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ी और 5 साल के अंदर केप तक यानी अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर तक पहुंच गई। इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। 90%? इसका तो अफ्रीकी लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। जाहिर है, अफ्रीका में लोगों की रोजी रोटी काफी हद तक जमीन और मवेशियों पर ही निर्भर थी। मवेशियों के इस नुकसान ने उनकी आजीविका को नष्ट कर दिया। अब उनके पास बागानों और खदानों में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और उपनिवेशी सरकारों ने इस मौके का फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। बागान मालिकों, खदान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए दुर्लभ मवेशी संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया, अपनी शक्ति को और मजबूत किया और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेल दिया। जो थोड़ा बहुत नियंत्रण उनके पास था वो भी छिन गया। भारत के व्यापार पर उपनिवेशवाद का क्या असर पड़ा? हमने सुना है कि पहले भारत में बना बढ़िया सूती कपड़ा यूरोप में बहुत बिकता था। हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये सच है। लेकिन ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ तो वहां के कपड़ा निर्माताओं ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वो भारतीय कपड़े के आयात को प्रतिबंधित करें और अपने स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। तो क्या किया गया? भारतीय कपड़ों पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए गए। इससे ब्रिटेन में भारतीय कपड़ा महंगा हो गया और उसका निर्यात धीरे धीरे कम होता गया। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के मशीन निर्मित कपड़े भारत के बाजारों में भर गए। साथ ही भारत से कच्चे माल का निर्यात तेजी से बढ़ा, जैसे कच्चा कपास, नील और अफीम। अफीम, उसका क्या रोल था? ब्रिटेन भारत में किसानों से अफीम उगवाता था और उसे चीन को निर्यात करता था। अफीम के बदले चीन से जो पैसा या सामान मिलता था, उसका इस्तेमाल ब्रिटेन चीन से चाय और दूसरे सामान खरीदने के लिए करता था। ये तो एक अजीब सा त्रिकोणीय व्यापार लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। अच्छा, एक और चीज थी, व्यापार अधिशेष या ट्रेड सरप्लस। ब्रिटेन भारत को जितना सामान बेचता था, उसकी कीमत भारत से खरीदे गए सामान की कीमत से कहीं ज्यादा थी। यानी ब्रिटेन को भारत के साथ व्यापार में फायदा हो रहा था। जिन देशों से ब्रिटेन ज्यादा खरीदता था और कम बेच पाता था, उस घाटे की भरपाई वो भारत से कमाए मुनाफे से करता था। अच्छा, और इससे तथाकथित होम चार्जेस का भुगतान भी होता था। हाँ, होम चार्जेस में कई चीजें शामिल थीं, जैसे ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा अपने घर यानी ब्रिटेन भेजा गया पैसा, भारत के बाहरी कर्ज पर ब्याज का भुगतान
और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। तो एक तरह से भारत ने देर 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के घाटे को संतुलित करने में अनजाने में ही सही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल, भले ही ये व्यवस्था शोषण पर आधारित थी। हाँ, ये भी जरूरी है कि भारतीय बैंकर जैसे शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटाई चेट्टियार भी इस वैश्विक प्रणाली का हिस्सा थे। वो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात के लिए होने वाली खेती को फाइनेंस करते थे। उनके पास पैसा पहुंचाने के अपने परिष्कृत तरीके थे। चलिए अब 20वीं सदी की ओर बढ़ते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914-18 एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। हाँ, उसे पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है। मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार, इन सब का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। ये सब चीजें फैक्ट्रियों में बन रही थीं। और तबाही भी बहुत हुई। बहुत ज्यादा, लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मरने और घायल होने वालों में ज्यादातर काम करने वाली उम्र के पुरुष थे। इससे यूरोप में काम करने वालों की भारी कमी हो गई। परिवारों में कमाने वाले कम हो गए, आय गिर गई। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा इसका? युद्ध ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच आर्थिक संबंधों को तोड़ दिया। देशों ने एक दूसरे पर भारी कर्ज लाद दिए। उद्योगों को युद्ध संबंधी सामान बनाने के लिए पुनर्गठित किया गया। और महिलाओं की भूमिका? जब पुरुष युद्ध पर गए तो महिलाओं ने उन कामों को संभाला जो पहले केवल पुरुष ही करते माने जाते थे। ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव था और आर्थिक रूप से ब्रिटेन ने अमेरिका से भारी कर्ज लिया। तो युद्ध के बाद अमेरिका एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। हाँ, युद्ध के बाद अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदार बन गया, जबकि ब्रिटेन एक कर्जदार देश बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद आर्थिक सुधार आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन को युद्ध से पहले वाली अपनी स्थिति हासिल करने में बहुत मुश्किल हुई। उसे अब भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से मुकाबला करना पड़ रहा था। युद्ध के दौरान जो मांग, उत्पादन और रोजगार में उछाल आया था, वो युद्ध खत्म होते ही थम गया। उत्पादन सिकुड़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। कृषि अर्थव्यवस्थाओं का क्या हाल था? वो भी संकट में थी। जैसे युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई, तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन बहुत बढ़ गया। युद्ध के बाद जब पूर्वी यूरोप में उत्पादन फिर से शुरू हुआ, तो बाजार में गेहूं की अधिकता हो गई, कीमतें गिर गईं, किसानों की आय घट गई, वो कर्ज में डूब गए। लेकिन अमेरिका में रिकवरी तेजी से हुई है ना? वहां मास प्रोडक्शन की बात आती है। हाँ, 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की खास पहचान बन गया। इसके प्रणेता हेनरी फोर्ड थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर अपनी डिट्रॉइट कार फैक्ट्री में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। इसका क्या फायदा हुआ? इससे हर मजदूर एक ही काम बार बार करता था, जिससे काम की रफ्तार बहुत बढ़ गई। कारें हर 3 मिनट में तैयार होने लगीं। ये तरीका उत्पादन बढ़ाने और कीमतें कम करने में बहुत कारगर साबित हुआ। फोर्ड ने अपने मजदूरों की तनख्वाह भी दुगनी कर दी, ताकि वो खुद भी कार खरीद सकें। बिल्कुल, वो चाहते थे कि उनके कर्मचारी भी उनकी बनाई कारें खरीद सकें। और ये रणनीति सफल रही। कार का उत्पादन बढ़ा और ज्यादा लोग कारें खरीदने लगे। सिर्फ कार ही नहीं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन जैसी चीजों की मांग भी बढ़ी। और ये सब हायर परचेज यानी किश्तों पर मिलने लगा था। हाँ, लोग चीजें कर्ज पर खरीदने लगे। घरों का निर्माण भी कर्ज पर होने लगा। इससे 1920s के दशक में अमेरिका में खुशहाली का दौर आया। अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों को कर्ज देना भी फिर से शुरू कर दिया और वो सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। लेकिन ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1929 के आसपास महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गई। हाँ, ये संकट 1929 में शुरू हुआ और 1930 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भारी गिरावट आई। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर सबसे ज्यादा और सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतों में ज्यादा और ज्यादा समय तक गिरावट बनी रही। इस महामंदी के कारण क्या थे? इसके कई कारण थे जो आपस में जुड़े हुए थे। पहला, कृषि में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, जिससे कीमतें गिरी हुई थीं। दूसरा, 1928 के बाद अमेरिका से आने वाले विदेशी ऋणों में अचानक कमी आ गई,
जो देश अमेरिकी कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, वो गहरे संकट में फंस गए। और क्या हुआ? यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्राएं गिर गईं, जैसे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। लैटिन अमेरिका और अन्य जगहों पर कृषि और कच्चे माल की कीमतें और तेजी से गिरीं। अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क दोगुना कर दिया, जिससे विश्व व्यापार को और तगड़ा झटका लगा। अमेरिका पर खुद इसका क्या असर हुआ? अमेरिका खुद भी इस मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। कीमतों में गिरावट और मंदी की आशंका के कारण अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद हो गए। कंपनियां ढह गईं, बेरोजगारी आसमान छू गई। भारत पर भी महामंदी का गहरा असर पड़ा होगा। इससे ये पता चलता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। बिल्कुल। भारत का निर्यात और आयात 1928 और 1934 के बीच लगभग आधा हो गया। कीमतें गिरी। भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। किसान ज्यादा प्रभावित हुए या शहरों में रहने वाले लोग? किसान शहरी निवासियों से ज्यादा पीड़ित हुए। कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से गिरी, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने किसानों से वसूले जाने वाले लगान या राजस्व को कम करने से इनकार कर दिया। बंगाल के जूट उत्पादक सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए, क्योंकि जूट की कीमतें 60% से अधिक गिर गईं। तो किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया होगा। हाँ, पूरे भारत में किसानों का कर्ज बढ़ गया। उन्हें अपनी बचत और जमीन जेवर बेचने पड़े। इन निराशा के वर्षों में भारत कीमती धातुओं, खासकर सोने का एक बड़ा निर्यातक बन गया। इसी माह में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हाँ, ग्रामीण भारत में अशांति फैली हुई थी, जब महात्मा गांधी ने 1931 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। शहरी भारत के लिए स्थिति थोड़ी कम गंभीर थी। जिनकी आय निश्चित थी, उन्हें गिरती कीमतों से फायदा हुआ। फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939-45 हुआ, जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। हाँ, ये जमीन, हवा और पानी पर कई मोर्चों पर लड़ा गया। करीब 6 करोड़ लोग मारे गए, जो 1939 की दुनिया की आबादी का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। इस बार मौतें युद्ध क्षेत्र से बाहर ज्यादा हुई। आम नागरिक ज्यादा मारे गए। यूरोप और एशिया के विशाल हिस्से तबाह हो गए। युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा कैसे बदला? युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण को दो महत्वपूर्ण प्रभावों ने आकार दिया। पहला, पश्चिमी दुनिया में अमेरिका का एक प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उदय। दूसरा, सोवियत संघ का एक कृषि प्रधान देश से विश्व शक्ति के रूप में उदय। इस युद्ध और महामंदी के अनुभवों से क्या सबक सीखे गए? अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो मुख्य सबक सीखे। पहला, ये कि बड़े पैमाने पर उत्पादन पर आधारित एक औद्योगिक समाज बड़े पैमाने पर खपत के बिना टिक नहीं सकता। लेकिन बड़े पैमाने पर खपत के लिए उच्च और स्थिर आय की आवश्यकता होती है। आय स्थिर नहीं हो सकती अगर रोजगार अस्थिर है। इसलिए स्थिर आय के लिए पूर्ण और स्थिर रोजगार जरूरी है। और दूसरा सबक? दूसरा सबक ये था कि बाजार अकेले पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते। इसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। लक्ष्य ये था कि आर्थिक स्थिरता बनी रहे, और ये तभी हो सकता है जब सरकारों के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति हो। इसी पृष्ठभूमि में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ जुलाई 1944 में। हाँ, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन ने युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। और इसी में आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बाहरी अधिशेषों और घाटों से निपटने के लिए, और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, को युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया। इन्हें अक्सर ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। ये निर्णय पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों द्वारा लिए जाते थे, और IMF और विश्व बैंक पर अमेरिका का वीटो अधिकार था। ये व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये प्रणाली निश्चित विनिमय दरों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर आधारित थी। इसमें राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय रुपया, डॉलर से एक निश्चित विनिमय दर पर जुड़ी हुई थी,
और डॉलर खुद सोने से $35 प्रति ऑन्स की दर पर जुड़ा हुआ था। तो क्या ये ब्रेटन वुड्स प्रणाली सफल रही? इसने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय में अभूतपूर्व वृद्धि का एक युग शुरू किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार सालाना 8% से अधिक बढ़ा और आय लगभग 5% बढ़ी। बेरोजगारी औसतन 5% से कम रही। तकनीक और उद्यम का प्रसार दुनिया भर में हुआ। विकासशील देशों का क्या हुआ, जो नए नए आजाद हुए थे? वो भी उन्नत औद्योगिक देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने विशाल संसाधनों को पश्चिमी शक्तियों के नियंत्रण में डाल दिया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब भी दुनिया के बड़े हिस्से यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभरे। लेकिन उनके सामने चुनौतियां थी। हाँ, वो गरीबी, संसाधनों की कमी और औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के कारण पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की बाधाओं से जूझ रहे थे। क्या आईएमएफ और विश्व बैंक उनकी मदद कर पाए? आईएमएफ और विश्व बैंक मुख्य रूप से औद्योगिक देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। वो पूर्व उपनिवेशों में गरीबी और विकास की कमी की चुनौती से निपटने के लिए उतने सुसज्जित नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? जैसे जैसे यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का तेजी से पुनर्निर्माण किया, वे इन संस्थानों पर कम निर्भर हो गए। इसलिए 1950s के दशक के अंत से ब्रेटन वुड्स संस्थानों ने अपना ध्यान विकासशील देशों की ओर ज्यादा स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। ये तो एक विडंबना है। नए आजाद देश मदद के लिए फिर से उन्हीं पुरानी ताकतों के बनाए संस्थानों पर निर्भर हो गए। 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने जो तीव्र वृद्धि अनुभव की, उससे लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया, जिसे ग्रुप ऑफ 77 यानी G77 कहा जाता है, और एक नई इंटरनेशनल आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग की। एनआईओ में उनकी क्या मांगे थी? इसका मतलब एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण दे, अधिक विकास सहायता मिले, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य मिले और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित माल के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करें। लेकिन फिर ब्रेटन वुड्स प्रणाली का पतन हो गया। हाँ, 1960 के दशक से अमेरिका के विदेशी मामलों में बढ़ती लागत ने उसकी वित्तीय और प्रतिस्पर्धी ताकत को कमजोर कर दिया। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रमुख मुद्रा के रूप में पहले जैसा विश्वास नहीं जगा सका और सोने के संबंध में अपना मूल्य बनाए नहीं रख सका। तो निश्चित विनिमय दरें खत्म हो गई। हाँ, इसने अंततः निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली के पतन और अस्थिर या फ्लोटिंग विनिमय दरों की प्रणाली की शुरुआत का नेतृत्व किया, जहां मुद्राओं का मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर तय होता है। और 1970 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में और क्या बदलाव आए? विकासशील देशों को अब ऋण और विकास सहायता के लिए पश्चिमी वाणिज्यिक बैंकों और निजी ऋण देने वाली संस्थाओं से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे विकासशील दुनिया में समय समय पर ऋण संकट पैदा हुए, आय कम हुई और गरीबी बढ़ी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसी दौरान बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसीज ने भी अपनी रणनीति बदली। हाँ, 1970s के दशक के अंत से बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन कार्यों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। चीन का दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना भी एक बड़ा कारण था। बिल्कुल, चीन में 1949 की क्रांति के बाद से विश्व अर्थव्यवस्था से कट गया था, लेकिन वहां नई आर्थिक नीतियों और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली के साम्यवाद के पतन ने कई देशों को विश्व अर्थव्यवस्था के दायरे में वापस ला दिया। चीन जैसे देशों में कम मजदूरी का क्या असर हुआ? चीन जैसे देशों में अपेक्षाकृत कम मजदूरी ने उन्हें विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश के आकर्षक स्थल बना दिया। क्या आपने अपने ज्यादातर टीवी, मोबाइल फोन और खिलौनों पर मेड इन चाइना देखा है? हाँ बिल्कुल। इसका कारण यही है, उद्योगों का कम मजदूरी वाले देशों में स्थानांतरण। इसने विश्व व्यापार और पूंजी प्रवाह को और प्रेरित किया। पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, जिससे दुनिया का आर्थिक भूगोल नाटकीय रूप से बदल गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे सदियों से व्यापार, लोगों का आना जाना, पूंजी का प्रवाह, तकनीक, यहाँ तक कि बीमारियां और युद्धों ने भी हमारी दुनिया को आकार दिया है और इसे एक दूसरे से जोड़ा है। ये कोई सीधी सरल कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सफर सीधा और सरल नहीं रहा है।
इसमें तरक्की के साथ साथ शोषण, असमानता और टकराव भी शामिल रहे हैं। आज हम जिस परस्पर जुड़ी दुनिया को देखते हैं, वो इन्हीं ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और परतों का नतीजा है। तो इसका सार क्या निकलता है? शायद यही कि ग्लोबल होना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इसके तरीके, इसके केंद्र और इसके प्रभाव लगातार बदलते रहें। सही कहा। 19वीं सदी के उन तीन प्रवाहों से लेकर विश्व युद्धों के बाद की पुनर्रचना और हाल के दशकों में आए बदलावों तक हर चरण ने वैश्विक संबंधों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। हाँ, और ये समझना हमें आज की चुनौतियों और अवसरों को शायद थोड़ा बेहतर ढंग से देखने में मदद करता है। हाँ, और अंत में एक विचार जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। जिस तरह अतीत में स्टीमशिप और टेलीग्राफ जैसी तकनीकों ने वैश्वीकरण की गति और प्रकृति को बदल दिया था, हाँ, उसी तरह आज की डिजिटल तकनीकें, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ये दुनिया को किस तरह से और शायद कितने अप्रत्याशित तरीकों से फिर से जोड़ रही हैं या बदल रही हैं। ये सोचने वाली बात है। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं, जिन पर शायद हमने अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।